देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने क्या देखा था? हमने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करी थी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की बात करी, प्लांट सेल एनिमल सेल्स की बात करी, सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का बात किया था। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने जीईआरएल को डिस्कस किया था। जीईआरएल में हमने गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स की बात करी थी कि कैसे वो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियस जो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, इट कंटेन्स ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस, और जैसी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस उस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वैसा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। सबसे पहले जो डीएनए है ये एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। जो एमआरएनए की थ्रेड बनती है, इट कंबाइंस विद राइबोसोम्स, इट कंबाइंस विद राइबोसोम्स एंड देन एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? अब यहां पर जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट ज्वाइंस विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, याद रखना। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो इनके सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनसे एसोसिएटेड गोल्जी बॉडीज होते हैं, लेकिन उनमें इंटरकनेक्शन नहीं होगा। जो न्यूक्लियस के पास होगा उनको हम क्या कहेंगे? सिस फेज, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उनको कहेंगे हम ट्रांसफेज। ट्रांसफेज इज आल्सो कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेज, जहां से रिलीज होता है। गोल्जी बॉडी में आपने पढ़ा था कि इट इज एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेसिंग, पीपीटी याद कराया था मैंने आपको, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड देन ट्रांसपोर्ट। तो गोल्जी बॉडी से ही ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन्स का, एंड दोज गोल्जियन वैक्यूल्स व्हिच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दोज गोल्जियन वैक्यूल्स व्हिच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर्म लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स में आपने ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पढ़ा था, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, सबको डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को भी, प्रोटीन्स को भी, लिपिड्स को भी, ये सारा। फिर आपने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनील है, अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं जो जिनमें एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम्स कैसे बना है? प्राइमरी लाइसोसोम्स व्हेन एसोसिएटेड विद फूड वैक्यूल्स इट फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम्स और हेटेरोफैगोसोम्स। ठीक, एंड इसी में आपने पढ़ा है सुसाइडल बैग्स के बारे में और रेजिड्यूअल लाइसोसोम्स के बारे में। क्लियर? अब लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सारा आपस में एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे थे, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, जिसमें हमने सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनील डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। वो हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। बचपन से ही हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया है? लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जो बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है, जो बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी है। किसी भी लिविंग सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, उन सब एक्टिविटीज में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी कहते हैं। और इस एटीपी का फॉर्मेशन कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो लास्ट टाइम हमने कुछ साइंटिस्ट के नाम भी डिस्कस किए थे, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहला नाम हमने लिया था किसका? बेंडा साहब का। बेंडा साहब का हमने पहला नाम लिया था, जिन्होंने टर्म दिया था। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय बेंडा। कोलीकर साहब ने पहली बार
इनको ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया, बताया किसमें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के फ्लाइट मसल्स के अंदर कोलिकर साहब ने इनको बताया था। और एल्टमान साहब ने इनकी स्टडी करी किस, बायोप्लास्ट मान के। इनका एक नाम माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट भी है, क्योंकि एल्टमान साहब ने इनकी स्टडी बायोप्लास्ट मान के करी थी। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक इंपॉर्टेंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया शोज ग्रेट डिग्री of variability in their shape and size, in their shape, size, in their number भी कर लो, number, shape and size। कल लास्ट टाइम पे जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि एनिमल सेल के अंदर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर इन एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करते हैं तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा किसमें ज्यादा होगा, एनिमल सेल के अंदर। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर, जो डायग्राम हमने बनाया था आप फिर से देख लो, यहाँ पे शॉर्ट डायग्राम हम फिर से बना रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर कवरिंग है, ठीक, विच इज स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस। बट जो यहाँ पे इनर लेयर है, इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या बना रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहे हैं। और ये प्रोजेक्शंस का रोल क्या है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। इनके अंदर आप देख रहे हो F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है इनके जो कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या है और इनर मेम्ब्रेन में क्या है। बात क्लियर है? तो दोनों मेम्ब्रेन को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे आउटर मेम्ब्रेन को। ये है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें हम जानते हैं कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये है स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस। ये आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम जानते हैं कि इट इज मोर परमिएबल, मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन, मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। अब यहां पे रेशियो पूछा जाता है कि यहां पर प्रोटीन और लिपिड का रेशियो कितना होगा। तो 60-40 का रेशियो होता है आउटर मेम्ब्रेन पे, 60-40 का रेशियो होता है आउटर मेम्ब्रेन पे। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे इनर मेम्ब्रेन को। इनर मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन में हम क्या देखते हैं, इनर मेम्ब्रेन में हम ये देखते हैं कि ये स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स, इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या बनाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, और इनको हम कहेंगे क्या, क्रिस्टी। दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। एंड क्रिस्टी का रोल है एज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर बेटर मेटाबॉलिज्म या बेटर एक्टिविटीज के लिए क्रिस्टी का रोल होगा। यहां पे जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होगा
प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होगा, ये कैसा होगा, 80-20 का। ये याद रखना, इनका रेशियो क्या होगा, 80-20 का। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां हमने डिस्कस किया था आउटर मेम्ब्रेन को कि मोर परमिएबल है, ठीक, देन इनर मेम्ब्रेन। तो यहां इनर मेम्ब्रेन के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये मोर सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मोर सेलेक्टिवली परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन तो ज्यादा परमिएबल है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन ज्यादा सेलेक्टिवली परमिएबल है। बात समझ में आ गई। अब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक, ये दो मेम्ब्रेन हो गए, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। अच्छा, इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस को हम और क्या कह सकते हैं, इनको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसी को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। ये जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इसका यूज क्या है, इसमें ही इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसी को हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा है, ठीक। यहां पर याद रखना है आपको कि जो स्पेसिफिक एंजाइम्स यहां पे भी प्रेजेंट हैं, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स यहां पे भी प्रेजेंट हैं। बात समझ में आ गई। अब यहां ये थोड़ा सा आप क्रिस्टी का रोल पढ़ोगे, जो हमने डायग्राम बनाया था, ये इसमें हमने इस रीजन को कहा था हेड रीजन, ये है स्टॉक, और ये रीजन कहलाता है बेस। और इस पूरे को हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। बात समझ में आ गई। अब ये सारा डिस्कस होने के बाद हम मैट्रिक्स को देखते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, क्या क्या रिपोर्ट की जाती हैं मैट्रिक्स में। तो ये तो बात सभी को क्लियर है कि जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज बाउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन, इट इज बाउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन। एंड इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। और यहां पर ये जो डीएनए है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, यहां पर जीसी कंटेंट, जो डीएनए में जीसी कंटेंट होगा, जीसी कंटेंट ये हाई होगा। अच्छा, ये जीसी कंटेंट हाई होने से क्या बेनिफिट होगा, जीसी कंटेंट नॉर्मली आप देखते हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें भी ज्यादा होता है। तो जब डीनेचुरेशन होगा तो इजिली डीनेचर नहीं होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो डीएनए है। क्यों? क्योंकि यहां पर जीसी कंटेंट हाई होगा, इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई। फिर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हमने देख लिया। फिर यहां पर हम बात करेंगे 70S राइबोसोम्स की। नॉर्मली जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो वहां पर हम 80S राइबोसोम्स की बात करते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो 70S राइबोसोम्स की बात करते हैं। बात क्लियर? ऐसा माना जाता है कि जो दो सेल ऑर्गेनील हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये डीनोवो स्ट्रक्चर्स हैं। इनका पहले इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता था, ठीक, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता था, और बाद में ये
ऑर्गन्स, जो ऑर्गेनील्स हैं, ये सेल के अंदर इंक्लूड हुए यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इनके अंदर जो राइबोसोम है दैट इज 70S राइबोसोम। क्लियर है? इसके बाद इसी मैट्रिक्स के अंदर, इसके बाद इसी मैट्रिक्स के अंदर हम बात करते हैं द क्रिस्टी हैव presence of, the Christie have presence of F0 F1 पार्टिकल। इनके पास है F0 F1 पार्टिकल, या इन्हीं को हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स इन्हीं को हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। अब इनमें जो हेड पार्ट है जो ऑक्सीजोम्स का, पहले भी मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजोम्स के अंदर जो इनका हेड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है एटीपी सिंथेज एंजाइम। एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट है यहां पर। ठीक, अब जो बार बार नीट के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो याद रखना यहां पे कि माइटोकॉन्ड्रिया, डायरेक्ट पूरी लाइन में लिख रहा हूं जो क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड विद, माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड विद, ध्यान से सुनना इस बात को, एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, इसको ब्रेक करके समझते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेशन, फॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में फॉस्फोराइलेशन है वो कैसा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। बात क्लियर है? तो वहां फोटोफॉस्फोराइलेशन है और यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एसोसिएटेड है रेस्पायरेशन से। और रेस्पायरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? रेस्पायरेशन के अंदर हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एक तो हम डिस्कस करते हैं ब्रीदिंग, दैट इज exchange of gases, intake of O2 and release of CO2, that is breathing. And second है combustion of food. Second क्या है? combustion of food. जो भी फूड हम इंटेक करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने इंटेक किया तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो भी हम खाते हैं, आप किसी भी जगह पे कहीं भी जाकर के खाना खाते हो, चाहे 5 स्टार में खाओ या बाहर रेडी पे, आपको मिलेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा या फैट्स मिलेगा, ये विटामिन्स मिनरल्स ये सारे मिलेंगे। तो इन फूड का फर्दर हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होगा। ठीक, ब्रेकडाउन होने से जो ग्लूकोज फॉर्म होगा, उस ग्लूकोज का फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ब्रेकडाउन करेगा। वैसे तो पूरा रेस्पिरेशन का पाथवे है, आपने पढ़ा है, सबसे पहला उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल चलती है, फिर उसमें ईटीएस चलेगा, तब एनर्जी का रिलीज होता है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसमें यूज किसका है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूज किसका करता है? ऑक्सीजन का। ठीक, और एटीपी जनरेट करता है, इसीलिए हमने इसको कहा है क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद रखना, ये वैसे तो सभी को याद होता है,
लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये किसका मेन साइट है? एरोबिक रेस्पिरेशन का। बात समझ में आ गया? और एनर्जी जो लिबरेट हो रही है, जो एनर्जी इस रेस्पिरेशन से लिबरेट हो रही है, इस एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इसीलिए यहां स्टोरेज हो जाता है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। तो इन्हीं को इसीलिए कहा जाता है क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। बात क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया सभी को क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। बोलो। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील है, बीना चौधरी, यस सर, थैंक यू बेटा। देखो, जो हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील है दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स। देखो, जब हमने प्लांट सेल को डिस्कस किया था, एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने क्या कहा था कि प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। ना ही एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और ना ही एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स केवल और केवल किसमें प्रेजेंट है? इन ऑल प्लांट सेल्स। जितने भी प्लांट सेल्स हैं उन सब में प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। अब ये प्लास्टिड्स पहले तो होते हैं किस फॉर्म में? प्रोप्लास्टिड्स के फॉर्म में, और बाद में इनके 3 मेन टाइप्स हैं, 3 मेन टाइप्स। अगर हम बात करें तो इनके होंगे 3 मेन टाइप्स। 3 मेन टाइप्स होंगे। कौन कौन से? ये देखो, सर वो बैक वाला पेज वापस कर दोगे क्या एक बार? ये प्लास्टिड्स। हाँ, हो गया। देखो नेक्स्ट, इस प्लास्टिड्स के अंदर आप देखोगे कि 3 मेन फॉर्म है। कौन कौन सी? यहां पे पहला है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक, ल्यूकोप्लास्ट। फिर यहां पर हम डिस्कस करते हैं क्रोमोप्लास्ट एंड नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। देखो, ल्यूकोप्लास्टिड्स या ल्यूकोप्लास्ट को हम कहते हैं, इनको कहते हैं स्टोरेज प्लास्टिड। ये स्टोर करने का काम करेगा। किसको स्टोर करेगा? उसी के नाम पे इनका नाम भी पड़ेगा। जैसे इसके अंदर टाइप्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फर्दर हम इनको टाइप्स को देखेंगे। यहां पे ल्यूकोप्लास्ट में एक है एमाइलोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है, ल्यूकोप्लास्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा स्टार्च। क्या स्टोर करेगा? स्टोर स्टार्च। यानी इनकी प्रेजेंस कहां देखी जाएगी? पोटैटो ट्यूबर के अंदर, राइस के अंदर,
ये इनकी प्रेजेंस ज्यादा होगी। अमाइलोप्लास्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं इलैलियोप्लास्ट। इलैलियोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? फैट, यानी जितने भी ऑयल वाले सीड्स हैं, जैसे कैस्टर हो गया आपका, ब्रेसिका कंपेस्टिस सरसों हो गया, इन सब के अंदर एग्जाम्पल लिख लो, कैस्टर जो पूछा गया है, ठीक, इलैलियोप्लास्ट। एंड देन एल्यूरोप्लास्ट। देखो बायो में जहां भी एल्यूरॉन वर्ड आएगा, एल्यूरो वर्ड आएगा, आप जान जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन की। ये स्टोर करेंगे प्रोटीन को, ठीक। एल्यूरॉन सेल्स होते हैं मेज के अंदर, वहां पे एल्यूरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर है सभी को? देखो क्रोमोप्लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? क्रोमा वर्ड आप जानते हो कलर से रिलेटेड है, क्रोमा वर्ड जो है वो कलर से रिलेटेड है, इसीलिए ये करता है प्रोवाइड all the colors to the plant parts except green color। ग्रीन कलर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है, तो बाकी के जो भी कलर्स हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जैसे आप देखते हो रेड चिलीज या रेड टोमेटोज, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक पिगमेंट है लाइकोपीन, लाइकोपीन की वजह से ये रेड कलर आपको देखने को मिलता है, रेड चिलीज या रेड टोमेटोज का, तो वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस आगे पढ़ना होगा, तो वहां पर इजी हो जाएगा जब हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर याद क्या रखना है कि क्लोरोप्लास्ट किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो आप बचपन से जानते हो कि सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसिस होना विद द रॉ मटेरियल वाटर, सनलाइट, CO2 और क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। तो इनको हम डिफाइन अगर करें फोटोसिंथेसिस को, तो इट इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ रेडियंट एनर्जी जो सन की एनर्जी है, रेडियंट एनर्जी इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी, ग्लूकोज यूजेबल केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बनाना, इसी को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देखो जनरली ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो एसोसिएटेड हैं फोटोसिंथेसिस से, ये ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे। और कहां पे? ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पे प्रेजेंट होंगे। ये प्रेजेंट होंगे मीजोफिल सेल्स में, मैक्सिमम मीजोफिल सेल्स। बात समझ में आ गई? तो ये इनकी प्रेजेंस हम कहां देखेंगे? मीजोफिल सेल्स में। जो भी ग्रीन पार्ट है वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। ये मीजोफिल सेल्स मैक्सिमम कहां पे प्रेजेंट होंगे? लीव्स के अंदर। आप जानते हो कि लीव्स जो है वो मेन पार्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, लीव्स में ही मेनली फोटोसिंथेसिस होती है। तो वहां पर मीजोफिल सेल्स, आगे एनाटॉमी में आप पढ़ते हो मीजोफिल सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स, पॉलीसेट सेल्स, ये सारे सेल्स आप पढ़ोगे, तो वहां पर ये देखोगे कि लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है विच इज एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब देखो क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट मेनली स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल, या इनको हम लेंस शेप्ड भी कहते हैं, लेंस के समान होंगे, एंड ओवल हो सकते हैं या डिस्क्वायर्ड हो सकते हैं। आपने एल्गी जो है थैलोफाइटा ग्रुप, उसके अंदर वैरायटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हो, कप शेप, रिबन शेप, डिस्क्वायर्ड, ये अलग अलग एल्गी के अंदर डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़े हैं। डिस्क्वायर्ड हो सकता है या रिबन शेप्ड हो सकता है, स्पाइरोगायरा के अंदर रिबन शेप्ड भी हो सकता है कुछ प्लांट्स के अंदर। यहां ये जो क्लोरोप्लास्ट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इनका भी, ये भी वैरी करते हैं इन साइज, शेप एंड नंबर में। ये भी वैरी करते हैं शेप, साइज और नंबर में। क्लियर? अब देखो इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं कैसा होगा ये क्लोरोप्लास्ट। नॉर्मली हम इसको ओवल शेप बनाते हैं। अब देखो, like mitochondria it is also a double membrane bound cell organelle. Like mitochondria it is also a double membrane bound cell organelle, but here both the membranes are smooth and continuous. माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपने देखा था कि जो इनर मेम्ब्रेन है इट फॉर्म्स इन्वेजिनेशन, क्रिस्टी बनाना है, लेकिन यहां पर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों ही स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस हैं। दोनों ही मेम्ब्रेन कैसे हैं, इनर मेम्ब्रेन भी और आउटर मेम्ब्रेन भी, दोनों ही स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात। अब देखो यहां पर एक स्ट्रक्चर है, ये थाइलाक्वाइड्स हैं। क्या है ये? थाइलेक्वाइड्स हैं। और जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं ना, पाइल ऑफ थैलाक्वाइड्स, ये जैसे ये है, इसी को हम कहते हैं पाइल ऑफ थैलाक्वाइड्स। पाइल ऑफ थैलाक्वाइड, जिसको हम कंबाइन करेंगे तो जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज ग्रेनम। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। ठीक, ये एसोसिएटेड होगा यहां पे, ये एक दूसरा ग्रेनम, ये ऐसे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रेजेंट हैं। ये जो थैलाक्वाइड्स हैं दे आर स्टडेड विद क्लोरोफिल। स्टडेड का मतलब होता है पूरी तरह से भरा होना। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली, या इसी को हम फ्रेट कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेट कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट की क्या क्या सिमिलैरिटी है। पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये पहली सिमिलैरिटी। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हम देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही यहां भी 70s राइबोसोम है। क्या है? 70s राइबोसोम है। बात समझ में आ गई? वहां हमने बात किया था कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है वो सब क्या है? मैट्रिक्स। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट हैं, इनको हम कहते हैं क्या? स्ट्रोमा। इनको क्या कहते हैं?
इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एसोसिएटेड है किससे? स्ट्रोमा एसोसिएटेड है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस से। देखो, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं। एक में लाइट की प्रेजेंस मैंडेटरी होती है, मतलब वो बिना लाइट की प्रेजेंस के नहीं होगा। इस ग्रेनम को हम बोलते हैं कि ये एसोसिएटेड है लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन जिसको हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। और डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन रिएक्शन, इसी के थ्रू बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फूड सिंथेसिस होगा। लाइट रिएक्शन में वो रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, वो रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करते हैं बेसिकली। स्ट्रोमा जो एसोसिएटेड है डार्क रिएक्शन से, इसके अंदर प्रेजेंट है, इट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन वाला पार्ट है वो कंटेन करते हैं। कौन? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा